मित्रों, बरेपा चैनल से दीप नारायण लाल। आज 21 जून 2020 है। मालूम होगा आपको कि सूर्य ग्रहण का दिन आज है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूर्य ग्रहण के बारे में जानने समझने में लगा हुआ है। हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विज्ञान की और गतिविधियां, प्राकृतिक में घटनाएं वाली और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। एक बात मैं बता दूं कि नेचर के नियमों को, उसके सिद्धांतों को जानने की जिज्ञासा मनुष्य में मानव सृष्टि के शुरुआत से ही रही है। प्रकृति के रहस्यों को जानने का, प्रकृति की घटनाओं को जानने का, प्रकृति के परिवर्तनों को जानने का, यही जिज्ञासा विज्ञान कहलाती है। तो इसे हम विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहते हैं। आज जो घटना घटी सूर्य ग्रहण की, इसके बारे में एक कार्यक्रम रखी गई पटना के फुलवारी शरीफ ईसापुर गांव में, एक स्कूल में। गैलीलियो साइंस क्लब के माध्यम से, और उसके मुख्य वक्ता एक विशिष्ट व्यक्तित्व मुकेश कुमार, जो संयोग से ईसापुर के ही रहने वाले भी हैं, रिसर्च एसोसिएट, कार्नेल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, यूएसए में कार्यरत हैं, साइंटिस्ट हैं। ये संयोग हम लोगों के लिए था कि ये लॉकडाउन में अपने घर पे फंस गए, किसी कारण से आए थे, अपने घर पे फंस गए हैं। तो ये मौका एक बड़ा सुखद हम लोगों के लिए रहा कि भाई आप तो साइंस के ज्ञाता हैं, तो इनको लेकर के एक गैलीलियो साइंस क्लब के लोगों ने कार्यक्रम किया। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। अब मैं चाहूँगा कि मुकेश कुमार जी सूर्य ग्रहण के और विज्ञान से जुड़े और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा गंभीरता से चर्चा करें। अंशुमान जी ने बहुत अच्छा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया। वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, तो वो बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। मैं भी बाय प्रोफेशन बायोलॉजिस्ट ही हूँ। मुझे एस्ट्रोफिज़िक्स या एस्ट्रोनॉमी की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो बेसिक जानकारी मुझे है मैं चाहूँगा कि मैं शेयर करूँ। और जो आज जैसे सोलर सिस्टम में एक घटना हो रही है, इस तरह की घटनाएं साल में लगभग रोज़ होती हैं, लेकिन हम चूँकि ये धरती से रिलेटेड है और उसका जो प्रतिबिंब है, एक इम्पैक्ट है, वो धरती के ऊपर पड़ रहा है, तो इससे इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। कहीं ना कहीं ये एक जो है सन से जो रोशनी आ रही है वो धरती पे पड़ती है, लेकिन बीच में कोई भी बॉडी आ जाए, सपोज़ आप खड़े हो जाते हैं, कुछ ऊंचाई पे जाके खड़े हो जाते हैं और आपका प्रतिबिंब अगर धरती पे पड़ रहा है, तो वो भी एक तरीके से इक्लिप्स ही है। कंसीडरिंग द साइज ऑफ योर बॉडी, मतलब आपका बॉडी इतना छोटा है कि वो प्रतिबिंब एक छोटे जगह पे पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि
बहुत ज़्यादा नहीं है, या उसको आप उतने लार्ज स्केल पे परसीव नहीं कर पाते हैं। चंद्रमा जो कि आप ही की तरह वो सन और धरती के बीच में आ गया है और उसका साइज बड़ा है रिलेटिव टू योर बॉडी, तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन ये जस्ट एक लाइट का एक गेम है। तो बहुत लोग आप में से समझते भी होंगे कि कैसे ये इक्लिप्स होता है, या सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो। लूनर इक्लिप्स मतलब कि चंद्र ग्रहण। बहुत लोगों को बच्चे हैं यहाँ पे मालूम नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग जब यहाँ से जाएं तो आपको ये मालूम हो कि आज एक्चुअली हुआ क्या था। सूरज आपको आधा दिखा था, लेकिन वो आधा क्यों दिखा था, ये जानकारी आप लेके वापस जाएं। दिख रहा है कि नहीं पीछे से? तो होता क्या है कि कोई भी प्रतिबिंब कैसे बनता है? कहीं से रोशनी आ रही है और एक स्क्रीन है, वो उस रोशनी और स्क्रीन के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए इस तरीके से, उसका पोजीशन ऐसे हो कि उस ऑब्जेक्ट की पूरी रोशनी स्क्रीन पे नहीं जा पाए या स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं हो पाए, तो वहाँ पे लाइट कम पहुँचती है। तो उसको हम लोग डे टू डे लाइफ में शैडो बोलते हैं। और जब एक खगोलीय घटना होती है, जब दो खगोलीय पिंड मतलब कि दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच में जब ये घटना होती है, तो उसको हम इक्लिप्स बोलते हैं। तो चाहे सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो। तो होता ये है कि सपोज जो हम डेली किताबों में जो इमेज देखते हैं, वो एक्चुअल स्केल के लेवल पे वो सही नहीं है, क्योंकि सूरज का जो साइज़ है मून के साइज से लगभग 400 गुना बड़ा है। लेकिन फिर भी अगर हम आसमान में देखें तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम दिखता है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे रेटिना पे, जो हमारे आँख पे जो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का जो साइज होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है जिसको हम देख रहे हैं, और उसकी दूरी कितनी है हमारे रेटिना से। हमारे रेटिना और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस भी है, तो वो दूरी और उसके साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा दिखेगा। तो चूंकि सूरज चांद से लगभग 400 गुना बड़ा है, लेकिन सूरज की जो दूरी है पृथ्वी से, वो भी लगभग 400 गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू मून। तो इस वजह से दोनों का साइज में 400 गुना का अंतर होने के बावजूद, वो जो बच्चा गया है उसको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 400 गुना अंतर होने के बावजूद वो हमें, अगर आप आसमान में देखें तो साइज लगभग सेम दिखता है। अभी सर के पास ये जो इक्लिप्स ऑब्जर्वर है, वो फिल्म जो है, उससे आप देखिए तो आपको अंदाज़ा लगेगा। आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के या बिना किसी फिल्म के आप डायरेक्टली सन को नहीं देख सकते हैं। वो जैसे आज नहीं देख सकते हैं, वैसे जब सोलर इक्लिप्स नहीं हो तब भी नहीं देखना चाहिए। आज जैसे कुछ चीज़ें हैं जो जिसको साइंस भी अप्रूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सी। तो मैं यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूँगा या जो मैं बात करूँगा, उसको मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक तो जनरल साइंटिफिक आउटलुक, जो अभी एक घटना से, जो कि 100-150 साल के बाद होती है, ये एक प्रूफ भी है कि साइंस कितना इम्पोर्टेंट है आदमी के लाइफ में। जैसे हम गुजर रहे हैं अभी कोरोना जैसे पेंडेमिक से, जो एक वैश्विक महामारी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज लाइफ में सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो फैक्टर है, और ये बहुत मुश्किल है हम लोगों को समझाना कि ये क्यों होता है और
अगर सरकार या आपकी कोई अथॉरिटी या डॉक्टर्स अगर ये बोलते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, आपको क्यों नहीं करना चाहिए? जस्ट बिकॉज दे आर टेलिंग यू नॉट टू डू इज़ नॉट समथिंग वाई यू शुड नॉट डू, कि वो मना करते हैं इसलिए आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक वजह है। तो मैं 2-4-5 मिनट में उस बारे में लेना चाहूँगा। शायद अंशुमान सर एक्सप्लेन करते तो शायद बेटर करते, लेकिन मैं ब्रीफली मैं आपसे उसके बारे में बात करूँगा। जो दूसरी चीज़ है, जो आज घटना एक और हो रही है, जो ब्रह्मांड से या स्पेशली सोलर सिस्टम में ये हो रही है। ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं रोज लाखों जगहों पे होती होंगी, लेकिन चूंकि हम उसको परसीव नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। लेकिन इस तरह का इक्लिप्स बहुत सारे जो अरबों खरबों ग्रह और उपग्रह और स्टार्स हैं उनके बीच में ये हजारों के नंबर में डेली हो रहा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट आज का दिन इसलिए है क्योंकि हम उसको परसीव कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। बहुत सारे अंधविश्वास है इस घटना से जुड़ी हुई, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और मैं चाहता हूं कि वो फिजिक्स के लेवल पे या स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स के लेवल पे वो घटना कैसे हो रही है, वो जस्ट एक फिजिक्स है, बेसिक सिंपल फिजिक्स है जो आप जिससे डेली गुजरते हैं, वो उस लार्ज स्केल पे कैसे हो रहा है उसके बारे में मैं बताऊं। और 4-5 मिनट में टाइम दूंगा कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप करें। हो सकता है कि वो जवाब मैं अभी दे पाऊं। अगर मेरे पास तत्काल जवाब नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूं, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूं उसके बारे में, उसका एक्सप्लेन, ठीक है, हो गया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि ये ये घटना हो रही है सोलर इक्लिप्स की, इससे अंधविश्वास क्या क्या जुड़ी हुई है। तो ये अंधविश्वास इसलिए फैला, सर बहुत बार डिस्कस करते हैं मानव जाति में, क्योंकि जब हम पाषाण युग में थे या पूरा पाषाण युग में थे, या जब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, जब हमारे पास जो भी घटनाएं होती थी हमारे आसपास, हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था जिसके बेसिस पे हम उसको डिस्क्राइब कर पाए। तो लोगों ने उसके साथ कुछ सुपर नेचुरल कहानियां बनाई ताकि उसको एक्सप्लेन कर पाए। और ये कहीं ना कहीं ये एक वर्ण से रिलेटेड था, क्योंकि जो हमारा सोसाइटी है या डिफरेंट सिविलाइजेशन है, वो हमेशा एक जो जानकार है या जो कहिए कि पंडित है, जो विद्वान है उनमें, और जो मूर्ख है या जो अज्ञान है उनमें बटा हुआ रहा है। तो जो पंडित है, जो विद्वान है सो कॉल्ड, उनके पास भी उनका जो ज्ञान है वो सीमित है, लेकिन वो इस फैक्ट को जाहिर नहीं करना चाहते थे, हमेशा, आज भी होता है। तो उन्होंने तो जो अज्ञानी है उनका तो ये हक बनता है कि वो सवाल करें कि विद्वान से कि बताइए ये क्या हो रहा है, और विद्वान के पास भी जवाब नहीं है। तो उसने हमेशा चाहा कि ये किसी को मालूम नहीं चले कि वो भी अज्ञानी है या उसको जानकारी नहीं है। साइंस ये एक्सेप्ट करता है आज। साइंटिफिक आउटलुक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साइंस को जो पता है वो एक्सेप्ट करता है कि वी नो दिस, वी हैव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसका प्रूफ नहीं है वो ये बहुत खुले दिल से वो एक्सेप्ट भी करता है कि आज के दिन में हमारे पास वो जानकारी नहीं है, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जब जानकारी होगी या एक्सपेरिमेंट हम कर लेंगे तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा पानी से तो, लेकिन जो सो कॉल्ड विद्वान होते थे, स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स, वो ये जाहिर नहीं होने देना चाहते थे, तो उन्होंने कहानियां गढ़ी। तो हर सिविलाइजेशन में वहाँ के जो
सो कॉल्ड विद्वान लोग थे, उन्होंने कहानियां गढ़ी क्योंकि उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो एक घटना के लिए हर एक वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। यह भी एक बात, इस बात का प्रूफ है कि जो एक्सप्लेनेशन है, चूंकि घटना एक है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी एक होना चाहिए, लेकिन अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सिविलाइजेशन में अगर उसका एक्सप्लेनेशन अलग है तो इस बात का प्रूफ है कि वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। जैसे चाइना में माना जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जो कि सूर्य को खा जाता है या चांद को जो है निगल लेता है, तो इसके वजह से कुछ देर तक हमें वो दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से अलग अलग कंट्री में, इटली में ये मान्यता है कि एक बहुत बड़ा भालू है, बेयर है, जो कि सूर्य को खा जाता है जब उसको भूख लगता है, तो या चंद्रमा को खा जाता है, इसलिए वो ये घटना होती है और सूर्य हमें नहीं दिखाई देता है या वो कटा कटा हुआ दिखाई देता है। खास करके हिंदुस्तान में और जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक लंबी कहानी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो कहानी ये है कि राहु केतु को जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक जो राक्षस था उसने अमृत पान कर लिया या अमृत उसने धोखे से पी लिया और वो अमर हो गया। लेकिन ये बात जब विष्णु को मालूम चली तो उन्होंने अपना चक्र चला के उसको काट दिया, तो एक जो राक्षस है दो भाग में बट गया, लेकिन चूंकि उसने अमृत पी लिया था तो वो मर नहीं सकता है, तो वो दोनों पार्ट अलग अलग इंडिपेंडेंट राक्षस बन गया, जिसको राहु और केतु के नाम से जानते हैं। और वो राहु केतु अमर है और बीच बीच में जब उसको भूख लगती है तो वो कभी चांद को और कभी सूरज को निगल जाता है, तो इसके वजह से ग्रहण होता है। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी जो विद्वानों ने बनाया है, जो सो कॉल्ड विद्वान थे, मैं विद्वान नहीं मानता, लेकिन जिन्होंने भी उस समय अपनी लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे जो कहानियां गढ़ी, तो वो कहानीकार ज़्यादा थे मेरे ख्याल से, विद्वान कम थे या साइंटिस्ट नहीं थे। तो उन्होंने जो कहानी बनाई उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है जो साइंस ने हमें दिया है विथ एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है परछाई का। तो सपोज ये सन है, डेली हम देखते हैं, और ये सपोज यहाँ पे ये धरती है, अगर आप यहाँ पे इस धरती पे खड़े होते हैं तो आपको धरती के ऊपर ये परछाई दिखती है, ये तो आप रोज देखते हैं। अभी वही आप फर्ज करिए कि ये जो धरती है हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, इसलिए अर्थ मैंने बड़ा बनाया है। इन रियल सन इज आई थिंक 8 टाइम्स लार्जर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सन धरती से काफी बड़ा है। तो सपोज कि आप जब खड़े होते हैं तो आप अपनी परछाई देखते हैं। अगर यहाँ पे चांद आ गया, चांद धरती से काफी छोटा है, लेकिन वो सन के कंपैरिजन में धरती से काफी नजदीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो यहाँ चांद है, तो इसकी भी परछाई यहाँ पे धरती पे पड़ेगी। तो आप खुद को यहाँ से हटा लीजिए, अब चांद को रखिए, तो होता ये है कि यहाँ से जो सन से रोशनी आई, ये है आपका मून और ये है आपका अर्थ। तो यहाँ से जो रोशनी जाती है वो इस तरीके से जाएगी, ओके, ठीक है। और ये अर्थ है, यहाँ सपोज ज्योग्राफिकली हो सकता है ये करेक्ट नहीं हो, बट यहाँ पे परछाई पड़ रही है। अब क्या होता है कि अर्थ भी, अब जो ये पार्ट है वो बहुत डार्क पार्ट होगा,
डार्क किस लिए होगा? क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी रोशनी नहीं पहुंच रही, इस पार्ट से भी नहीं पहुंच रही, इस पार्ट से भी नहीं पहुंच रही है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं अम्ब्रा। यहाँ पे चूंकि बिल्कुल ही रोशनी नहीं पहुंच रही है, मून जो है बिल्कुल ढक दे रहा है इस पार्ट को, या आप यहाँ पे खड़े होके देखें तो आपको सन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होगा और जो मून जो है पूरी तरीके से सन को ढक देगा। तो इस पार्ट को अम्ब्रा बोलते हैं, और इस पार्ट को जहां पार्शियल दिखाई देगा उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लोग खड़े होंगे उनको कंप्लीट एक्लिप्स दिखाई देगा। एक यहाँ पे फोटोग्राफ है, हाँ, कंप्लीट एक्लिप्स दिखाई देगा इस तरीके से, जबकि चांद ने पूरी तरीके से सन को, सूर्य को ढक दिया हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे तो जब सन गुजरेगा, सूर्य गुजरेगा सामने, मून जब गुजरेगा सन और अर्थ के बीच से, तो ये पूरी तरीके से नहीं ढकेगा और आधा कटा हुआ दिखेगा, वो कभी पूरा नहीं ढक पाएगा। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है। और आपने सुना होगा कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1037 पे स्टार्ट होने वाला था, वो इसलिए कि ये जो घटनाएं हो रही हैं वो रुकी हुई नहीं है। अगर ये सन और चूंकि पूरा ब्रह्मांड एक तरीके से रिलेटिवली मतलब एक एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो उसको हम उतना कॉम्प्लिकेटेड स्केल पे नहीं जाएंगे, लेकिन सन, मून और अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको ये पता होगा कि धरती सूरज के चारों तरफ पूरे एक साल में एक बार घूम जाती है, अपने एक्सिस पे रोज एक बार घूमती है, और जो है मून जो है अर्थ के अराउंड 27 दिन में एक बार घूमता है। तो चूंकि ये घूम रहा है, तो ये शैडो का पार्ट भी, सपोज सन की रोशनी यहाँ से आ रही है फर्ज करिए, और आप खड़े हैं, तो आपको यहाँ पे एक जगह दिखाई देगा कि यहाँ शैडो बन रहा है। बट अगर आप मूव कर रहे हो तो आपके साथ शैडो भी मूव करेगा। या आप फर्ज करिए कि आप वहीं हैं लेकिन धरती मूव कर रही है, मतलब धरती चल रही है और आपको प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो दिखेगा कि धरती के अलग अलग पार्ट पे आपकी परछाई पड़ेगी। इसको ऐसे मान लीजिए कि ये यही है, उधर से रोशनी आ रही है और नीचे जो धरती है उसको घुमाया जाए, तो कभी पहले वहां पे परछाई पड़ रही थी, फिर घुमा दिया तो यहाँ पे पड़ रही थी। उसी तरीके से ऑन लार्ज स्केल सोलर सिस्टम लेवल धरती जो है घूम रही है, तो इसके वजह से वो परछाई अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पे मूव कर रही होती है। तो ये सिंपल एक शैडो का गेम है। जो दूसरी एक घटना है, चूंकि मैं सोलर इक्लिप्स बता रहा हूँ इसलिए लूनर इक्लिप्स के बारे में भी एक मतलब बेसिक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपको बताया कि मून जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है। तो सपोज ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। ओके, तो पहले हम नहीं, ठीक है, सपोज मून यहां है, तो आपको पता होगा कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वो इल्यूमिनेटिंग बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि ये माइक है, इससे कोई रोशनी नहीं निकल रही है तो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये दिखाई इसलिए देता है कि जो आसपास जो रोशनी है जो सन से आ रही है इसके ऊपर पड़ी और ये प्रोजेक्ट होके आपके आंख तक पहुंचती है, इसलिए ये दिखाई देता है। इसी तरीके से जो चांद है, सूरज की रोशनी, ये जो है यहाँ पे सन है, ये अर्थ है और ये मून है। तो सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ती है मून पे,
और यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस धरती पे आती है, और आप यहां पे खड़े हैं, ये सपोज आप हैं, तो आपको ये चांद की रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, ये जो सन से रोशनी यहां जाके जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो दिखाई देती है। लेकिन सपोज कि ये चांद यहां से, चूंकि चांद जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब प्राकृतिक उपग्रह है, तो चांद घूम रहा होता है सन के चारों तरफ। सपोज एक सिचुएशन ऐसा है कि चांद ऐसे, ये चांद का सपोज पाथ है, ये इस पाथ पे, इस ऑर्बिट पे ये घूम रहा होता है। सपोज एक सिचुएशन ऐसा है कि चांद यहां पे आ जाए, तो अब जो सूरज की रोशनी होगी वो यहां जाएगी, ठीक है, और अब चांद यहां है, इस जगह पे है, तो अब क्या है, सूरज की रोशनी चांद तक पहुंच नहीं पा रही है, तो यहां से कोई रिफ्लेक्शन आपके पास नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए चांद नहीं दिखाई देगा। और यही जब ऐसा हो कि ये चांद घूमते घूमते यहां पहुंचे, तो क्या होगा कि चांद का इतना पार्ट, जो ऊपर का पार्ट है, चूंकि यहां पे सूरज की रोशनी जा रही है तो वो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये पार्ट अभी भी अंधेरे में है, तो इस वजह से हमें चांद ऐसे कटा हुआ दिखाई देगा। और ये जब ट्रांजिशन कर रहा होगा तो ये बढ़ते बढ़ते, सपोज ये फिर मूव करके ये यहां पे आ जाए, तो यहां पे क्या होगा कि ये पार्शियल दिखाई देगा, क्योंकि पूरी तरीके से रोशनी नहीं पड़ रही है। लेकिन फिर घूम के ये यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, तो फिर से हमें पूरा दिखाई देने लगेगा। तो इस वजह से चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि चांद और सूरज के बीच में धरती आ जाती है, और धरती का रिफ्लेक्शन, धरती का जो शैडो है वो चांद पे पड़ता है, और चांद से प्रकाश पूरी तरीके से वापस नहीं आ पाता है, इसलिए लूनर इक्लिप्स होता है। तो अब सवाल ये है कि जब चांद महीने में एक बार सूरज के अर्थ के चारों तरफ अगर घूम जाता है, तो हर महीने चंद्र ग्रहण होना चाहिए था। तो हर महीने इसलिए नहीं होता है कि जो अभी हम क्या है कि हम इस तरीके इधर से देख रहे थे, सपोज ये सन है, ये अर्थ है, और चांद को ऐसे ऐसे घूमते देख रहे थे। अभी सपोज कि आप यहां पे आ जाएं, ठीक है, ये मैंने आंख बनाया है, तो अब क्या होगा, आप पहले क्या था, ऐसे ऐसे घूमते हुए चांद को देख रहे थे, ठीक है। अभी आप खड़े हो गए हैं यहां पे नीचे, अब देखेंगे तो आपको कोई प्लेट है क्या, ठीक है, एक और बात है कि अगर कोई चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, चूंकि मैं मुझे साइंस आउटरीच का बहुत मतलब कि आम पब्लिक के बीच में जाके बोलने का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर कोई बात या कोई यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अगर मैं क्लियरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बीच में मेरे से पूछ सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि आप इस तरीके से देख रहे हैं, सपोज ये चांद ऐसे घूम रहा है, अगर आप फिर नीचे आ जाए तो आप प्लेट का ये भाग देख पाएंगे, ठीक है, इस पार्ट को। तो होता क्या है कि अब मैं दूसरा एक मुझे इमेज बनाना पड़ेगा। सपोज यहां पे सन था, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। तो जो अगर एक लाइन आप इससे ड्रॉ करें जो सन को, अर्थ को और मून को कनेक्ट करता हो, तो उसको नोड बोलते हैं। तो जो चांद के घूमने का जो
ऑर्बिट है वो ऑर्बिट बिल्कुल पैरेलल नहीं है। तो 5 डिग्री पे ये टिल्ट किया हुआ है, तो इस तरीके का नहीं है, ये एक्चुअली एक्सिस जो है ऐसा है, ठीक है। तो इस वजह से, इस एक्सिस पे घूमने की वजह से ऐसा बहुत रेयरली होता है, हर महीने नहीं होता है कि चांद के ऊपर धरती का शैडो पड़े या चांद के ऊपर धरती का प्रतिबिंब पड़े। इस वजह से ये घटना तभी होती है जब तीनों एक नोड पे यानी एक एक्सिस पे आ जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ में आई, मुझे लगता है बहुत कम लोग समझ पाए हैं। ये एक मॉडल से समझाना कठिन है, मॉडल से समझाना ज़्यादा आसान होता, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, मैं कई बार बात किया हूँ सर से कि हम लोगों के पास अगर एक प्रोजेक्टर होता तो इस तरह, तो चांद का एक्सिस जो है, चांद का जो ऑर्बिट है वो एक 5 डिग्री से टिल्टेड है, और चूंकि साइज मून का बहुत छोटा है इस वजह से वो 5 डिग्री का जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा है इस स्केल पे। तो इस वजह से चूंकि मून एक बार घूम भी रहा है धरती के चारों तरफ, फिर भी हमें ऐसा ओरिएंटेशन या ऐसा अलाइनमेंट बहुत कम बार आता है जब बिल्कुल चांद को धरती पूरी तरीके से ढक दे, या ऐसा सिचुएशन हो जब सूरज की रोशनी को चांद पे जाने से धरती पूरी तरीके से ढक दे। तो मोर और लेस यही मैं बताना चाहता था कि कैसे सोलर इक्लिप्स होता है, कैसे लूनर इक्लिप्स होता है, क्यों हमें सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स में कभी कंप्लीट इक्लिप्स दिखता है, कभी पार्शियल दिखता है, कभी जो है कभी ऐसा होता है कि सूरज को बिल्कुल चांद बिल्कुल पूरी तरीके से ढक देता है, बट कभी ये होता है कि हम एक हमें रिंग दिखाई देता है, एनुलर रिंग इस तरीके का, इसको एनुलस बोलते हैं। तो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चांद पूरी तरीके से सन को ढक नहीं पाया है। सपोज ये चांद और आपके करीब होता, ये जो ब्लैक पार्ट है, ये जो ब्लैक होल है, वो एक्चुअली वो होल नहीं है, वो चांद है जो आपके और सूरज के बीच में आ गया है, या धरती और सूरज के बीच में आ गया है। तो ऐसा हो कि चांद थोड़ा और आपके करीब होता तो ये जो रिंग है, जो अंगूठी की तरह ये दिखाई दे रहा है रिंग, वो नहीं दिखाई देता क्योंकि उसको पूरी तरीके से कवर कर देता। सपोज ये किसी दिन ऐसा हो जो कि बॉडी जो है ब्रह्मांड में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिस्टेंस भी घटता बढ़ता रहता है। तो सपोज करोड़ों साल के बाद या अरबों साल के बाद अगर धरती बची, हम जो मुझे लगता नहीं है बचेगी, लेकिन अगर बची और ये चांद अगर और सूरज के करीब चला गया तो हमें ये रिंग और मोटा दिखाई देगा, या चांद अगर धरती के और करीब आ गया तो हम मोस्ट ऑफ द जो अर्थ का रीजन है वहां पे जहां से जो अम्बरा गुजरता है वहां पे हमें दिखाई देगा कि पूरी तरीके से कंप्लीटली अंधेरा हो गया है, सन को चांद ने ढक दिया है। तो साइंस बस इतना ही था, इसमें साइंस बहुत ज्यादा नहीं है। आपको बस यही समझना है कि किस तरीके से शैडो चाहे मून का या अर्थ का जब अर्थ पे या मून पे पड़ता है तो हमें सोलर और लूनर एक्लिप्स दिखाई देता है। आप लोग YouTube पे जाइए, YouTube आज बहुत अच्छा और बड़ा रिसोर्स है। अगर आपको कोई साइंटिफिक या किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो वहाँ पे एनिमेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करके वो बताते हैं और समझना आसान है, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं उसको समझना इजी होता है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं या जो चीज़ हमें जेस्चर पोस्चर के थ्रू बताई जाती है उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बहुत सुपर नेचुरल कोई चीज़ नहीं हो रही है, ये नेचर में ये घटना रोज होती है, कभी यहाँ दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है। तो
अगर आप उसको माने तो डेली ही ऑन डेली बेसिस आपको वो सारे सुपरस्टिशन या सारे जो अंधविश्वास हैं उसको मानना पड़ेगा कि अगर खाना नहीं है, अगर सूर्य ग्रहण हो रहा हो या चंद्र ग्रहण हो रहा हो, तो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण चल रहा है, तो फिर आपको उस हिसाब से भूखे रह जाना चाहिए। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग जो अंधविश्वास है उसको भी छोटा बड़ा स्केल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। आपको साइंटिफिक जो अप्रोच है, आप ये मान के चलिए कि ये रोज की घटना है, और जैसे सन मून और अर्थ जो अपने एक्सिस पे या दूसरे जो ब्रह्मांडीय पिंड है उनके अराउंड जब वो घूम रहा है, तो ऐसी एक घटना है जो हम अभी देख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, एंड आई विल इनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चन। अगर आप बच्चों के बीच में वो ये कि वो मैं भी वैसा ही था, मतलब इसमें मैं अपने को अलग करके नहीं देख रहा हूँ। मैं भी जब स्कूल में था या इवन कॉलेज में था तो मैं सवाल ज़्यादा नहीं पूछता था, मुझे लगता था ठीक है मैं ढूंढ लूँगा। लेकिन अगर आपका साइंटिफिक अप्रोच है तो पहला चीज़ ये है कि आपको ज़रूर ढूंढना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला अगर कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो और डिस्कस कर रहा है, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, तो कोई अगर एक व्यक्ति अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है और आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो पूछना चाहिए, क्योंकि पूछना पहला पायदान है आपके नहीं जानने और जानने के बीच में। तो आप नहीं जानते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, लेकिन नहीं जानना बुरी बात नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करना बुरी बात है, तो पूछना चाहिए। आप हो सकता है कि आप जो सवाल करें मेरे पास जवाब हो तो मैं दूंगा, अगर जवाब नहीं होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि कौन सा रिसोर्स है जहाँ पे आपको ये इस सवाल का जवाब मिल सकता है, या आपको मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाद में जवाब दे दूँ, या पहली कोशिश होगी कि मैं अभी जवाब दे दूँ। तो आपके दिमाग में अगर किसी तरीके का सवाल आ रहा है इससे रिलेटेड, अच्छा कोरोना के बारे में मुझे थोड़ा बोलना था, करूँगा कि वो थोड़ा बताएं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपने घर में भी, चूँकि मेरे घर में भी मेरी माँ जो है बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, वो नॉन मैट्रिक ही हैं, दो छोटे बच्चे हैं घर में, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है कि ये कोरोना क्या है, ये जो रोज़ कोरोना और कोविड बीमारी के बारे में सुनते हैं ये क्या है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इंसान जो है बहुत, जो हेल्थ है इंसान का, आपको बहुत ताज्जुब होगा ये जान के कि आप रोज़ सैकड़ों या हज़ारों नहीं लाखों माइक्रोब से आप एक्सपोज होते हैं। आप जब खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सांस ले रहे हो, तो हज़ारों बैक्टीरिया और समटाइम्स वायरस ऑल्सो आपके बॉडी में इंटर करता है। लेकिन बॉडी का आपका ऐसा मैकेनिज़्म है जिसको परिरक्षण तंत्र या इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जो कि आपके बॉडी को बचाता है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से। तो जब बैक्टीरिया या वायरस से आप एक्सपोज होते हैं, आपके जो फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू या जो ब्रीद है, जो सांस लेते हैं हवा, उसके थ्रू जब आपके बॉडी में इंटर करता है तो 2-3 लेवल पे जो इम्यून सिस्टम है उसको किल करता है। तो पहला ये है कि वो इंटर हो ही नहीं, तो उसके लिए सिस्टम है कि नाक में बाल होते हैं, वो फिल्टर करते हैं कि डस्ट हो या बैक्टीरिया हो या वायरल पार्टिकल हो या फ्यूम पार्टिकल हो, वो कार्बन हो, वो आपके फेफड़े तक नहीं पहुंच पाए। बट वो जो हेयर्स होते हैं उससे अगर पार कर जाए तो फिर म्यूकस होता है जो कि बहुत स्टिकी होता है नाक में। जब आप छींकते हैं तो स्टिकी मटेरियल निकलता है जिसको नेटा बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। तो वो एक्चुअली नेटा खराब चीज़ नहीं है, खराब तब है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। लेकिन वो जो म्यूकस होता है, म्यूकस स्टिकी होता है, इस वजह से वो पार्टिकल को चिपका लेता है अपने में। और फिर जब आप छींकते हैं या जब आप
नाक साफ करते हैं तो उस म्यूकस के साथ वो बैक्टीरिया या वायरस जो है निकल जाता है। सपोज वायरस या बैक्टीरिया उसको भी पार कर गया और वो आपके लंग तक पहुंच गया, तो वहां भी एक सिस्टम है आपके बॉडी में जिसको एक्टिव इम्यून सिस्टम बोलते हैं, कि आपके बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो उनको इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो बैक्टीरिया को खा के और उन सेल्स ने उनको डाइजेस्ट कर दिया। जैसे आप खाना खाते हैं और डाइजेस्ट करके और वेस्ट मटेरियल सिक्रीट कर देते हैं, वैसे ही आपके इम्यून सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया या जो वायरस होते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं और वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। सपोज कि वायरस और बैक्टीरिया जो है वो इतने स्ट्रांग है या उनका मैकेनिज्म ऐसा डेवलप कर गया है इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस में कि वो अब उसको भी एस्केप कर सकते हैं या उसको भी धत्ता बताते हुए आपके बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो आपके बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करते हैं? बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। खास करके जो कोरोना के बारे में सुनते हैं वो एक वायरस है। तो वायरस क्या होता है कि वो प्रोटीन और डीएनए से बना होता है या प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ होता है। तो जो कोरोना है वो भी शायद आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, उसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि उसका अपना कोई बॉडी, अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है जिंदा रहने के लिए। तो मोस्टली जो वायरस होते हैं या ऑलमोस्ट सारे वायरस होते हैं जो कि उनका अपना मैकेनिज्म नहीं होता है, वो आपके बॉडी में इंटर करते हैं, आपके सेल, आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। वो इस तरीके से कि एक मवाली हुआ या कोई गुंडा हुआ शहर का, वो किसी का घर पसंद आ गया और वो गया और उसके घर पे उसने कब्जा कर लिया। उसका वो अपना घर नहीं था, वो वहीं रहेगा, वहीं सोएगा, वहीं खाएगा, वहाँ के जितने उस घर के लोग हैं उनको नौकर बना लिया है। तो ऐसे ही वायरस है। वायरस आपके बॉडी में इंटर करता है आपके फेफड़े के थ्रू, और जो सेल्स हैं, जो आपके बॉडी के सेल्स हैं, उनके अंदर घुस जाता है और उस सेल को अपने लिए इस्तेमाल करता है। उसमें वो अपना डे टू डे जो उनका प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। और जो वो मवाली ऐसा है कि जब आपके घर से निकले तो आपका घर तोड़ के जाएगा। ठीक है, वैसे ही वायरस है, जब आपके घर से निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके सेल को डिस्ट्रॉय करके निकलता है। तो आप जिंदा नहीं होंगे जब आपका वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कर दिया हो। सपोज आपके फेफड़े में, एग्जांपल आप लीजिए कोरोना वायरस को, तो आपके फेफड़े के ऊपर अटैक करता है और आपके फेफड़े को, अगर आपके बॉडी ने उसको रेजिस्ट नहीं किया बहुत स्ट्रांगली और उसको ओवरकम नहीं किया, उसको ओवर पावर नहीं किया, तो वो वायरस आपके फेफड़े को यूज करेगा, उसके सेल्स को मार देगा और आप जो बहुत वाइटल प्रोसेस है, बहुत जो जरूरी प्रक्रिया है शरीर की, जो सांस लेने की, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया के लिए फेफड़ा इंटैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। लेकिन फेफड़ा खराब कर दिया, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आप मर जाएंगे। तो यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि आपको क्यों बोला जाता है कि आप एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखें या मास्क पहन के रखें, हाथ को साफ करें। क्योंकि ये जो फैलने की प्रक्रिया है, चाहे बैक्टीरिया की या वायरस की, और खास करके यहाँ कोविड के बारे में या कोरोना के बारे में बात करें, तो वो प्रक्रिया ड्रॉपलेट के थ्रू है, या जो है आपके बॉडी से जो खास करके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे जो पार्टिकल निकल रहा है उसके थ्रू है। तो सपोज मुझे कोविड हुआ है, मुझे कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है और मेरे नाक के आसपास वो वायरस हो सकता है, मैंने नाक छुआ और फिर मैंने किसी सरफेस को यहाँ छू दिया, और सपोज यही सरफेस, और वहाँ पे तो मेरे हाथ के थ्रू वो वायरस यहाँ पे आ चुका है, तो वायरस यहाँ पे बहुत टाइम तक सरवाइव नहीं करेगा। 2-3 घंटे 4 घंटे उसका सर्वाइवल टाइम है, डिपेंडिंग कि वो कैसे सरफेस पे वो जो है आपने उसको रिलीज किया है। जनरली 3 से 4 घंटे तक वो सरवाइव करता है किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे। आपके अंदर वो 15 दिन 20 दिन महीना तक भी सरवाइव कर सकता है।
लेकिन किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे वो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा सर्वाइव कर सकता है। तो सपोज मैंने यहाँ छुआ और वहाँ पे वायरस है, आपने भी उस सरफेस को आके अपने हाथ से छू दिया, तो वायरस यहाँ से आपके हाथ तक पहुँच गया, और आप इस हाथ को फिर कहीं रखते हैं तो वायरस वहाँ पे भी जा सकता है। सपोज आपने अपने हाथ से अपना मुंह पोछा, जो जनरली लोग करते हैं, या नाक पोछते हैं, तो वो वायरस यहाँ पे आपके फेस पे लग चुका है, और जब सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, तो आपके अंदर जा सकता है। तो अगर आपने एक डिस्टेंस बना के रखी है मेरे से, सपोज मुझे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है और आपने डिस्टेंस बना के रखी है, तो मैं अगर छींकता भी हूँ तो वो जो ड्रॉपलेट के थ्रू, जो जब आप छींकते हैं तो देखे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आसपास के इन्वायरमेंट में, तो वो उस डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर पाएगा और आप तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी पहुंच सकता है, तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल प्रिकॉशन क्या है कि आप मास्क लगा के रखें। जो लोग जिनको कोरोना हुआ है या नहीं भी हुआ है, आपको पता नहीं है, यहाँ पे हम लोग लगभग 25-30 लोग, 40 लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तो किसको कोरोना है किसको नहीं है, तो उसके लिए प्रिकॉशन के तौर पे हम मास्क लगा के रखते हैं कि अगर मुझे है भी और मैं छींकूं तो वो जो पार्टिकल है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो आप तक नहीं पहुंचेगा। और सपोज अगर मैंने मास्क लगा के नहीं रखा है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता भी है, तो आपने अगर मास्क लगा के रखा है तो वो आपके मास्क को क्रॉस नहीं कर पाएगा और वो आपके मास्क को ही के ऊपर जाके चिपक जाएगा, तो आप बच जाएंगे। तो ये सिंपल प्रक्रिया है। तो आप मास्क लगा के रखें, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो, कम से कम 6 फीट का, ऐसे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनका रिकमेंडेशन है कि 2 मीटर की दूरी बना के रखें। बट चूंकि इंडिया में और मतलब इतना पॉपुलेशन है, खास करके इंडिया और डेवलपिंग कंट्री में, कि हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आप हाथ वगैरह धोएं रेगुलरली, मास्क लगा के रखें और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बनाएं। अभी एक बीमारी है तो उसके रिस्क के साथ तो जीना पड़ेगा, लेकिन उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें ये आपके हाथ में है। तो इसके साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा मुकेश जी, आपने बच्चों के बीच में, नव आगंतुक लोगों के बीच में, और बाकी सारे जो भी शिक्षकगण, अन्य गणमान्य लोग हैं उनको आपने सूर्य ग्रहण के बारे में, कोरोना के बारे में, विज्ञान की गतिविधियों के आधार पर आपने मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार।